हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की जंग म्यूजिक के संग आज के वीलॉग का ये मौजू है। मौसीकी और जंग का चोली दामन का साथ है और बिलखसूस आजकल की डिजिटल लड़ाई में या डिजिटल बैटल में प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी सियासी और कौमी बयानिए की तरवीज जंग में कलीदी किरदार की हामिल है। लोग शायद किताब, फिल्म और शायरी को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जितना असर म्यूजिक का होता है या मौसीकी का होता है, शायद बाकी किसी मीडियम का इतना असर नहीं होता। मौसीकी को कदीम यूनानी और रोमन अदवार से ही फौज का मोराल बुलंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज का जो वीलॉग है ये डॉन में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से है, जिसमें म्यूजिक और इसराइल के हवाले से जो जंगी तराने हैं उनको मौजूद बहस बनाया गया और ये आज से चंद दिन पहले छपा है। पिछले चंद माह से इसराइल की फलस्तीन के खिलाफ जंग में मौसीकी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौसीकी में फलस्तीनियों को इंसान नहीं बल्कि कमतर मखलूक के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक गाना बिलखसूस ज्यादा तवज्जो का हामिल है, जिसका उन्वान है हरबू डरबू। इसमें फलस्तीनियों को रैट्स यानी चूहे, अमलाइक की औलाद, दुश्मन कौम और इस तरह के दीगर अलकाबात से मुखातिब किया गया है ताकि उन्हें खत्म करने के लिए कोई जवाज तराशा जा सके। जबकि हकीकत यह है कि ना तो फलस्तीनी चूहे हैं ना ही दुश्मन कौम है, बल्कि वो नियत्ते और मासूम शहरी है। इसके बावजूद कि इस गाने में नफरत अंगेज जज्बात और आइडियोलॉजी को उबारा जा रहा है, यूट्यूब ने हरबू डरबू गाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि अब तक इसके 21 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इसी तरह स्पॉटिफाई की पॉलिसी भी काफी सख्त है और मोहम्मद आसिफ एक सिंगर हैं, उनका एक गाना था अना दमी फलस्तीनी यानी मेरा फोन फलस्तीनी है, उसको भी स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ना सिर्फ यहां से बल्कि उसको एप्पल म्यूजिक के जो स्टोर है उससे भी हटा दिया गया, जबकि हरबू डरबू नामी गाना अभी तक वहीं पे मौजूद है। अगर आप अना दमी फलस्तीनी यानी मेरा फोन फलस्तीनी है उस गाने को सुने तो आपको, या गूगल पे जाके उसको देखें तो आपको लिरिक्स से लगेगा कि वो गाना इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो फलस्तीनी जो आइडियोलॉजी है या फलस्तीनी तशख्खुस है या फलस्तीनी आइडेंटिटी है वो उसको सेलिब्रेट करता है। न सिर्फ हरबू डरबू बल्कि इसी तरह के कई और गाने भी इसराइल के मुजालिम को न सिर्फ छुपाते हैं बल्कि इसराइल को उल्टा एक मजलूम रियासत के तौर पर पेश करते हैं और मजहबी हवालों से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि फलस्तीन की जो जमीन है उस पर हक के मिल्कियत सिर्फ इसराइलियों का है और किसी का नहीं है। गानों में मिलिट्रीज़म, जज्बातियत, मजहब, आइडियोलॉजी, रेसिज्म और मजलूमियत चंद ऐसी चीजें हैं जिनको मिक्स करके अवाम और दुनिया की हमदर्दी हासिल की जाती है। जबकि हकीकत यह है कि गजा के तकरीबन 35,000 से जायद अवाम, बच्चे, बूढ़े और खवातीन 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लुकमा अजल बन चुके हैं और अब मिडल ईस्ट मजमूई तौर पर एक लावे के दहाने पर खड़ा है और यह लावा किसी वक्त भी मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले सकता है। इन गानों से इंतहा पसंदाना कौमियत और नस्ल परस्ती को फरोग देने के अलावा दुश्मन को कमतर समझना और साबित करना एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। इस ज़मन में हमें यह देखना पड़ेगा कि आर्ट बराए मज़ाहमत और आर्ट बराए प्रोपेगेंडा में क्या फर्क है, यानी आर्ट फॉर रेजिस्टेंस एंड आर्ट फॉर प्रोपेगेंडा, इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मसलन फैज अहमद फैज साहब की एक नज्म है हम देखेंगे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि दुनिया जहां में जहां कहीं भी कोई ओप्रेस्ड कम्युनिटीज है या कहीं भी मजलूम तबकात हैं, ये उनकी मजमूई तौर पर नुमाइंदगी करती है। और इन दोनों मुल्कों के अलावा भी इस नज्म को जहां भी उर्दू बोलियां समझी जाती है उसको पढ़ा जाता है और उसको समझा जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह नज्म किसी एक कल्चर, किसी एक रिलीजन, किसी एक एथनिसिटी और किसी एक ग्रुप की नुमाइंदा नज्म नहीं है, बल्कि ये मजमूई तौर पर तमाम दुनिया के जो मजलूम तबकात हैं उनकी नुमाइंदगी करती है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह नज्म किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है, इसमें किसी और को कमतर साबित करने की कोशिश नहीं की गई, इसमें कोई किसी तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि यह सही ज़िम्न में एक बड़े आर्ट का नमूना है। और यह नज्म एक प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि मज़ाहमत का इस्तिहारा है। जो आर्ट दूसरों को कमतर साबित करे वो बड़ा आर्ट या अदब बिल्कुल भी नहीं होता।
بلکہ وہ پروپیگنڈا اور گھٹیا درجے کا آرٹ ہوتا ہے. All is not fair in love and war, and nothing is fair in Israel's war on Gaza. Thank you.